आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी, फिर भी हजारों सालों तक इतिहास के पन्नों में कहीं खोई रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और यही वो एक सवाल है जो आज भी बड़े-बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब कैसे? 50 लाख लोगों की एक पूरी की पूरी सभ्यता, एक इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिर कहाँ चली गई? चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये सभ्यता ना तो रातों रात बनी और ना ही रातों रात खत्म हुई। इसकी कहानी के ना 3 हिस्से हैं। पहला, जब धीरे धीरे छोटे छोटे कस्बे बसने शुरू हुए। फिर आया इसका सुनहरा दौर, बड़े बड़े शहरों का जमाना। और आखिर में एक लंबा धीमा पतन जो सदियों तक चलता रहा। तो चलिए इस सभ्यता को फिर से खोजते हैं। एक खोया हुआ संसार जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। देखिए, इसकी कहानी की दोबारा शुरुआत होती है 1920 के दशक में, जब एक पूरी की पूरी भूली हुई दुनिया अचानक सबके सामने आ गई। और ये कोई मामूली खोज नहीं थी, इसने तो इतिहास की किताबों को ही बदल के रख दिया। जरा उस पल के बारे में सोचिए। साल था 1924। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल दुनिया के सामने आते हैं और एक ऐसी घोषणा करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया कि एक भूला हुआ साम्राज्य खोज निकाला गया है। ये एक ऐसी जबरदस्त खबर थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और देखिए, ये कोई एक दो चीजों की खोज नहीं थी। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहरों के खंडर मिले। मोहनजोदड़ो में वो मशहूर ग्रेट बाथ मिला और वो कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति। हड़प्पा में अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम मिले। और सिर्फ वही नहीं, भारत में गुजरात के लोथल में दुनिया का पहला बनाया गया बंदरगाह मिला। और धौलावीरा में पानी बचाने की ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी मिली कि देखकर सब दंग रह गए। ये शहर इस बात का जीता जागता सबूत थे कि यह सभ्यता कितनी विशाल और कितनी उन्नत थी। चलिए अब इनके कांस्य युग के ब्लूप्रिंट को देखते हैं। हमारा पहला सुराग है इनकी इंजीनियरिंग। तो आखिर कौन थे ये लोग? इसका पहला जवाब छिपा है उनके शहरों की बनावट में। और यकीन मानिए, उनकी इंजीनियरिंग किसी अजूबे से कम नहीं थी। मतलब आप सोचकर देखिए, उनके शहर आज के मॉडर्न शहरों की तरह पूरे प्लान के साथ बसाए गए थे। सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में। शहर के 2 हिस्से थे, एक ऊंचा किला, शायद वहां बड़े लोग रहते होंगे, और दूसरा निचला शहर आम लोगों के लिए। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या थी? लगभग हर घर में अपना पर्सनल बाथरूम और कुआं था। आज से हजारों साल पहले ये उनकी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। अरे और उनके ड्रेनेज सिस्टम की तो बात ही क्या करें, वो तो अपने जमाने से सदियों आगे थे। ढकी हुई नालियों का ऐसा नेटवर्क, ऐसा सिस्टम तो दुनिया में बहुत बहुत बाद में देखने को मिला। वाकई ये उनकी कमाल की इंजीनियरिंग का सबूत है। अब आते हैं दूसरे सुराग पर, नवाचार की अर्थव्यवस्था, यानी कॉमर्स का इंजन। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता का खर्चा कैसे चलता था? जवाब है उनका व्यापार और उनकी नई नई खोजें। और ये बात बहुत ही खास है। सोच कर देखिए, ये वो पहले लोग थे पूरी दुनिया में जिन्होंने कपास यानी कॉटन उगाना शुरू किया। ये सिर्फ एक फसल नहीं थी, ये उनकी इकोनॉमी का इंजन था। यही वो चीज थी जिसे वो बाहर बेचते थे और इसी ने उन्हें बाकी दुनिया से जोड़ा था। और उनका बिजनेस सिर्फ आस पड़ोस तक ही नहीं था। हमें जो हर जगह एक जैसी मोहरें और वजन करने के लिए एक जैसे बाट मिले हैं, वो बताते हैं कि उनका ट्रेड नेटवर्क कितना बड़ा और ऑर्गेनाइज था। अरे उनके व्यापारिक रिश्ते तो मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैले हुए थे। और उनके समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा सबूत चाहिए, वो है गुजरात का लोथल डॉकयार्ड। इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल, ये दुनिया का पहला मैन मेड पोर्ट था। ये उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग और आर्थिक ताकत का सबूत है जिसने उन्हें समंदर के पार की दुनिया से जोड़ा। तो अब तक हमने देखा कि वो कमाल के इंजीनियर थे, जबरदस्त व्यापारी थे, लेकिन जैसे ही हम उनके समाज के बारे में बात करते हैं कि वो रहते कैसे थे, उन पर राज कौन करता था, वो मानते क्या थे, तो हम एक बहुत बड़ी पहेली के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और ये सवाल सबसे बड़ा है। देखिए, बाकी पुरानी सभ्यताओं की तरह यहां ना तो कोई बड़े बड़े महल मिले हैं, ना ही मंदिर और ना ही राजाओं की कोई कब्र। तो फिर राज कौन कर रहा था? कोई राजा था, कोई पुजारी था, या फिर कोई और ही था? इस बारे में ना 2 बड़ी थियरीज हैं। पहली तो ये कि शायद व्यापारियों का एक ग्रुप ही सब कुछ चलाता था, जो कि समझ आता है क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी ट्रेड पर ही तो टिकी थी। लेकिन दूसरी थियरी
वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कोई शासक था ही नहीं और पूरा समाज आपस में सहयोग और बराबरी से चलता था? ये एक ऐसा आइडिया है जो आज भी बहुत क्रांतिकारी लगता है। अब अगर उनके विश्वासों की बात करें तो हमें जो मूर्तियां और मोहरें मिली हैं उनसे कुछ अंदाजा लगता है कि वो एक मातृ देवी की पूजा करते थे। एक मोहर पर तो योग की मुद्रा में बैठे एक देवता भी दिखे हैं जिन्हें कई लोग पशुपति या भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। साथ ही वो जानवरों और पेड़ों को भी बहुत पवित्र मानते थे। अब ये मान्यताएं उनकी रोज की जिंदगी पर कैसा असर डालती होंगी, ये सोचना भी दिलचस्प है। और अब हम आते हैं इस पड़ताल के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, पतन का रहस्य। आखिर वो गए कहां? ये महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? देखिए, इनके गायब होने को लेकर भी दो बड़ी थियरीज हैं। एक पुरानी थियरी है कि आर्यों ने इन पर हमला किया और इन्हें खत्म कर दिया, लेकिन आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि असली मुजरिम कोई और था और वो थी खुद कुदरत। तो आखिर हुआ क्या था? ऐसा लगता है कि ये किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई चीजों के एक साथ होने से हुआ, एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म। सबसे पहले जबरदस्त भूकंपों ने जमीन का नक्शा ही बदल दिया। फिर जो नदियां जिंदगी देती थीं वो या तो सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। इससे खेती बाड़ी तबाह हो गई। फिर मौसम बदला और भयानक सूखा पड़ा। आखिर में लोगों के पास अपने इन शानदार शहरों को छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। तो आखिरी नतीजा यही निकलता है कि कोई एक विलेन नहीं था। ये मामला था क्लाइमेट चेंज का, नदियों के रास्ता बदलने का। ये कई प्राकृतिक आपदाओं का एक ऐसा दुखद मेल था जिसने इस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया और धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा रहस्य तो अभी भी बाकी है, और वो है इनकी लिखावट, इनकी लिपि, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, उन मोहरों पर, उन लेखों में क्या क्या राज दफन होंगे, क्या कहानियां, कैसा ज्ञान छिपा होगा। शायद सिंधु घाटी के असली रहस्य तो अभी भी सामने आने बाकी हैं, जो बस किसी के पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।